हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको पीपीटी नजर आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है क्या आवाज? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस सर, ठीक है। पीपीटी पीपीटी दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? पीपीटी, हिंदी पीपीटी दिखाई दे रही है सभी बच्चों को? ओके 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 ओके, चलो बेटो, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का नया चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का, रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो देखें रासायनिक बल गति में क्या क्या चीजें हैं। इसमें हम केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ रही हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसका पहला स्लाइड हम देखते हैं कि रासायनिक गति का सबसे बल गति का सबसे पहले परिचय हम देखेंगे। तो रासायनिक बल गति में क्या क्या चीजें हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, वो देखते हैं। आओ चलो देखते हैं। रासायनिक बल गति की भौतिक रसायन की वो शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग, अभिक्रियाओं के संपन्न होने की क्रियाविधि तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी रासायनिक बल गति में आप मेनली क्या पढ़ेंगे कि जो अभिक्रियाओं का वेग है उसके बारे में आप जानेंगे। अब अभिक्रियाओं का वेग किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में हम वेग को जानते हैं कि फिजिक्स में पढ़ते हैं कि भाई दिए गए समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के लिए नोट्स बेटा, ये जो आपका पीपीटी है ये आप लास्ट में हम भेज देंगे, तो ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको नोट्स मैं बीच बीच में जो लिखूंगा एक्स्ट्रा वो आप लिख लेना। ठीक है, साथ में नोट मत करें, ये आपके पास पीपीटी आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो देखें रासायनिक बल गति में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हम अभिक्रियाओं के वेग के बारे में पढ़ेंगे, वेग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और अभिक्रिया किस क्रिया विधि से संपन्न हो रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक बल गति का ये परिचय है, इंट्रोडक्शन है। आगे देखते हैं अभिक्रिया को हमने कि भाई वेग के आधार पर, इस चैप्टर में हम अभिक्रियाओं की वेग की बात करेंगे। तो वेग के आधार पर हमने क्या किया, अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में कौन कौन सा देखें। सबसे पहले हमारे पास अति तीव्र अभिक्रिया आती है जिनको हम ताक्षणिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। ये कैसी अभिक्रिया है कि ऐसी अभिक्रियाओं को संपूर्ण होने में लगने वाला जो समय है, मतलब पलक झपकते से ये ऐसी रिएक्शन जो है कंप्लीट हो जाती है। आपने जैसे ही अभिकारकों को मिश्रित किया, अभिकारकों को मिश्रित करते से ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें जो लगने वाला समय है वो लगने वाला समय ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ टू 10⁻16 सेकेंड होगा। यानी इतने कम सेकेंड, इतने कम समय में अभिक्रिया कंप्लीट हो जा रही है, पूर्ण हो जा रही है। ऐसी अभिक्रियाओं को हमने अति तीव्र अभिक्रिया में रखा है। ये केवल यहाँ पर आपको डेफिनेशन याद रखनी है।
शुरू की 4-5 स्लाइड में मैं आपको बस ये 3 टाइप की अभिक्रिया बता रहा हूँ, जिसमें आपको केवल डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अब बाद में जब हम वेग पढ़ेंगे तो वहां न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आएगा, तो इनको तो एज इट इज आप ध्यान रखें कि 3 टाइप की अभिक्रिया होती है वेग के आधार पर। सबसे पहले इसमें अतित्रीय अभिक्रियाएं आ रही है, जिनमें देखो सामान्यतः इन अभिक्रियाओं में आयनिक प्रजातियां होती है तथा ये आयनिक अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है। तो हमारे पास कि ऐसी कौन सी एग्जांपल है जिसमें अतित्रीय अभिक्रियाएं आ रही है, कि जैसे आपके पास जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं, जैसे आपने क्या किया, अम्ल की रिएक्शन करवाई क्षार से HCl प्लस NaOH, ये बना NaCl प्लस वाटर। जैसे यहाँ पे देखें आप, ये मैं लिख रहा हूँ HCl की रिएक्शन आपने करवाई NaOH के साथ, और यहाँ पे हमारे पास इससे क्या बन गया, एक तो बन गया NaCl और साथ में बन गया वाटर। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे जितनी भी अम्ल और क्षार की ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ये तुरंत जैसे आपने अम्ल को क्षार में मिलाया ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसको कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा बहुत कम टाइम लगेगा, और इनमें टाइम 10⁻14 to 16 सेकंड लग रहा है। इतना कम समय में ये कंप्लीट हो जा रहा है, तो इनका वेग जो निकालना वो संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि भाई इनका वेग हम कैसे मेजर करें। कम से कम थोड़ा मेजरेबल टाइम को मापन योग्य समय लगे तो हम रिएक्शन का वेग मेजर कर पाए। यहाँ इतने कम समय में पलक झपकते ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इतने कम समय में रिएक्शन का वेग मेजर ही नहीं कर सकते। तो आपको अतित्रीय अभिक्रिया के बारे में यही चीज ध्यान रखनी है कि इतने कम समय में एक तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये इतना कम समय कि हम रिएक्शन का वेग नहीं माप पाएंगे। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कि सामान्य जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, वो ये वाली टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, आगे देखें इनके एग्जाम्पल, AgNO3 प्लस NaCl गिविंग AgCl प्लस NaNO3। जितनी भी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें श्वेत अवक्षेपण बन रहा है, जैसे यहाँ पर AgCl का श्वेत अवक्षेपण बना, तो ये सारी अभिक्रियाएं जो है वो इनका एग्जाम्पल है अतित्रीय अभिक्रियाओं का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें, अम्ल HCl अम्ल की क्षार NaOH रिएक्शन करवाई NaCl प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन में मेनली आयंस इन्वॉल्व है, और आयंस इन्वॉल्व है तो यानी यहाँ पर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, तुरंत हो जाएगी, और तुरंत हो जाएगी तो इनका वेगी, इसकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो इन रिएक्शंस का वेगी जो है हम मेजर नहीं कर पाए। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखें सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, अतिमंद अभिक्रियाएं। तो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन की वेग के आधार पर जो हमने दूसरी टाइप की रिएक्शन डिफाइन की है वो कौन सी, अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद अभिक्रियाएं ऐसी रिएक्शंस जो बहुत धीमी होती हैं, यानी इनको जो पूर्ण होने में ये रिएक्शंस में जैसे आपने अभिकारक मिलाया, मिलाने पर यहाँ पे लिखा है नीचे वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, वॉइस किसको वॉइस नहीं आ रही है वो टाइप करें, किस किस को वॉइस नहीं आ रही है वो टाइप करें, वॉइस किस किस को नहीं आ रही है प्लीज टाइप। कितने बच्चों को वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस आ रही है, मुझे क्लियर नहीं है, क्लियर अब सही है, अब क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर है पर वीडियो नहीं। ठीक है, 8:45 तो इंग्लिश की क्लास होनी चाहिए, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हैं, कुछ आ रहा है बेटा, एक बार आवाज आ रही नहीं आ रही क्लियर, बोर्ड पर खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे, आ रही है वो आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आगे देखें अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद अभिक्रियाओं में कि भाई ये अभिक्रियाएं वो टाइप की अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी होती हैं और कमरे के ताप पर यह अभिक्रियाएं मापन योग्य परिवर्तन दर्शाने में कई दिनों या महीनों का समय लगा देती है। अब जब एक केमिकल रिएक्शन का वेग हमें मापना है और उसके लिए हमें कई दिनों तक इंतजार करना पड़े, ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम क्या चाहते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन का जो वेग है वो हम कुछ मिनट तक या कुछ सेकंड में उसको माप सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक एक केमिकल रिएक्शन के वेग को मापने के लिए हम इंतजार करेंगे तो इतना इतना हमारे लिए कमर्शियली ये चीज जो है वो सही नहीं होगा। कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर पर हम जितनी भी केमिकल रिएक्शन इनका जो वेग है वो हम कमरे के ताप पर यानी 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही मेजर करते हैं।
तो अतिमंद अभिक्रियाओं में हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि हम उनको मेजर नहीं करते। आगे देखें इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। कि इकाई से अतिमंद अभिक्रियाओं के उदाहरण देखें। लोहे पर जंग लगना, यहाँ पर आपके पास जो डेली लाइफ में आप देखते हो कि लोहे पर जंग लगता है, तो लोहे को जंग लगने में बहुत टाइम लगता है, और लोहे पर जंग लगने में बहुत टाइम लग रहा है तो उनकी रिएक्शन को हम रेट मेजर नहीं करते। आपने H2 और O2 की रिएक्शन करवाई और इससे H2O का निर्माण हुआ, लेकिन ये रिएक्शन आपने करवाई बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यानी उत्प्रेरक नहीं डाला है। और जब आप H2 और O2 से वाटर का निर्माण करते हो और उत्प्रेरक नहीं उपस्थित होता है, तो फिर इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस रिएक्शन को फिर हम वेग जो है मेजर नहीं करते। हाँ, अगर आप इसमें उत्प्रेरक डालते हो तो फिर रिएक्शन जो मेजरेबल टाइम में, मापन योग्य समय में हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी अतिमंद अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो हम बिना उत्प्रेरक के इसमें इसको मेजर करते हैं, तो हमारे पॉसिबल नहीं हो पाता इस रिएक्शन की रेट को मेजर कर पाना। तो ये इनकी बस आपको डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, हमारे कोई इतने खास काम का नहीं है, ये बस एक चैप्टर का डेफिनेशन जो है, ये 2-3 डेफिनेशन हमें ध्यान में रखनी स्लाइड में। आगे देखें नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस, मध्यम या मंद अभिक्रिया है। तो मेनली जो हम रिएक्शंस जिनका वेग हम मेजर करते हैं वो थर्ड टाइप की कैटेगरी है, मध्यम या मंद अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर मापन योग्य वेग से संपन्न होती है तथा हम इन अभिक्रियाओं का वेग आसानी से माप सकते हैं। अधिकांश ये अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होती है, यानी जितनी भी ऐसी रिएक्शंस जिनमें अणु जो है वो इन्वॉल्व होते हैं वो मध्यम या मंद अभिक्रियाएं होती है। इनमें कंप्लीट होने में कि जैसे हमने अभिकारकों को मिलाया, अभिकारकों को मिलाने पर कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स या हो सकता है कुछ घंटों में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी रिएक्शंस के लिए जो रेट है वो मेनली हम मेजर करते हैं, और मेनली इस चैप्टर में मध्यम या मंद टाइप के जो अभिक्रिया है इन्हीं की रेट्स को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्योंकि दो टाइप की अतित्रीय अभिक्रियाएं, उनको हम रेट को मेजर नहीं कर पाएंगे, बहुत कम समय में कंप्लीट हो गई। देन सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी जिसमें हमने कहा अतिमंद अभिक्रिया रेट मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टाइम तक वेट करना किसी भी रिएक्शन के लिए वेग मेजर करने के लिए हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि यार एक रिएक्शन की रेट के लिए हम इतना ज्यादा टाइम दें। और थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी की जो रिएक्शन है मध्यम या मंद अभिक्रिया, इनकी रेट को मेजर करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शंस में जैसे अभिकारक आपने मिलाए, अभिकारक का मतलब रिएक्टेंट जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और जैसे अभिकारक को मिलाया तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनता है, और वो उत्पाद बनने में कुछ मिनट या कुछ सेकेंड्स का समय लगता है मेनली। और ऐसी रिएक्शन को हम वेग जो है इनका मेजर करते हैं। वेग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा रिएक्शन के लिए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो मध्यम या मंद अभिक्रियाओं में आते हैं, तो देखें सबसे पहली रिएक्शन है H2O2 का विघटन। H2O2 का विघटन यानी इसके विघटन से क्या बन रहा है, ट्वाइस ऑफ H2O2 गिविंग H2O+O। तो ये रिएक्शन जो है वो किस में जाएगी आपके पास, ये रिएक्शन आपके पास जाएगी इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। आगे देखें N2O5 का विघटन, N2O5 के विघटन से NO2+O2 बन रहा है, तो ये भी हमारे पास इसी का एग्जाम्पल है। तो ये दो रिएक्शन जो है एग्जाम्पल में आप देखें मध्यम या मंद अभिक्रियाओं के लिए हम पढ़ रहे हैं। आगे देखें अगला टॉपिक है हमारे पास अभिक्रियाओं का वेग। बेटा मैंने जैसे भी पहले बताया ये शुरू की तीनों डेफिनेशन हमारे कोई काम की नहीं है, बस आपको एज इट इज इनको ध्यान में रखना है। और मेनली रिएक्शन का वेग कैसे मेजर करते हैं, वो हमें रिएक्शन का वेग होता क्या है वो हम पढ़ेंगे यहाँ। तो देखिए अभिक्रियाओं का वेग। अब अभिक्रिया का वेग पढ़ने के लिए तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई अभिक्रिया का वेग क्या होता है। उसके लिए सबसे पहले हम जाने कि भाई वेग क्या होता है। तो बेटा वेग जो है ये आप वैसे फिजिक्स में पढ़ते हो कि दिए गए समय में तय की गई दूरी कि आपके पास जैसे मान लो आपने क्या किया कि 10 मिनट में आप 50 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर, तो आपका वेग क्या हो जाएगा कि मैंने 50 मीटर 10 सेकंड में ट्रेवल किया, मतलब 5 मीटर पर सेकंड का मेरा वेग हो गया। ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या है कि केमिकल रिएक्शन में वेग क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शन में वेग हम कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए आप देखें अगली स्लाइड में। इकाई समय में किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या दाब में परिवर्तन अभिक्रिया वेग जो है वो कहलाता है। अभिक्रिया वेग सदा धनात्मक होता है। तो देखें बेटा जब भी हम अभिकारक को
मिलाते हैं और उससे उत्पाद बनता है, तो अभिकारक के कुछ ना कुछ मोल लिए जाते हैं और वो मोलों से उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। शुरुआत में अपने अभिकारक के कुछ मोल लिए, समय के साथ क्या होंगे कि यहाँ पर ये जो अभिकारक है ये आपस में रिएक्शन करेंगे, समय के साथ अभिकारक के मोल घटते जाएंगे, उत्पाद के मोल बनते जाएंगे। तो समय के साथ अभिकारक के मोल घटेंगे और उत्पाद के मोल बनेंगे, तो मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में अभिकारक के मोल घट रहे हैं, उत्पाद के मोल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर समय के साथ रिएक्शन में अभिकारक और उत्पाद के मोलों में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है और उनके मोलों में जो परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन आएगा और इकाई समय में उस सांद्रता के परिवर्तन को हम मापेंगे और उसी को क्या कहा जाएगा, अभिक्रिया का वेग कहा जाएगा। तो देखें कि यहाँ पर कि अभिक्रिया का जो वेग है वो सदा धनात्मक होता है। अभिक्रिया के वेग जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पे R बराबर क्या हो गया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि यार ये C जो है वो सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता जो है उसको हम डिफाइन करते हैं मोल बटा आयतन। आपने क्या लिया, ये मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने अभिकारक A जो है उसके 10 मोल ले लिए और 10 मोल लेने के बाद इस कंटेनर में जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वो कंटेनर का वॉल्यूम मान लो 20 लीटर है। अब अभिकारक ए के साथ आपने अभिकारक बी जो है वो भी मिला है, अभिकारक बी के जो है आपने 2 मोल लिए। तो अभी क्या होगी, ए और बी की रिएक्शन होगी और उनसे कुछ ना कुछ नया उत्पाद जो सी बनने वाला है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर हमें ये देखना है कि भाई इनकी सांद्रता में परिवर्तन कितना आएगा। सांद्रता क्या होती है कि मोल बटा आयतन। आपने एक पात्र में ए और बी को लिया है और ए के प्रारंभिक मोल 10 मोल है, बी के प्रारंभिक मोल 2 मोल है। तो ए की प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, ए की प्रारंभिक सांद्रता को अगर मैं लिखूं सी ए, तो ए की प्रारंभिक सांद्रता मोल बटा आयतन 10 मोल और पात्र का आयतन है 20 लीटर। तो यहाँ पर 1/2 0.5 और ये क्या हो जाएगा, ऊपर मोल है नीचे क्या है लीटर, तो मोल प्रति लीटर या इसी को हम लिखते हैं मोलरता। तो ए की सांद्रता क्या हो गई 0.5 मोल। इसी प्रकार आप देखेंगे तो बी की सांद्रता क्या है कि बी की सांद्रता जो है वो हमारे पास बी के प्रारंभिक मोल कितने हैं 2 और बी का आयतन जो पात्र का आयतन है वो आयतन हमेशा नियत रहेगा। तो आयतन जो है 20 लीटर है तो 2/20, तो हमारे पास कितना हो गया 0.1 मोल पर लीटर, जिसको हम मोलरता से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ए की प्रारंभिक सांद्रता 0.5 मोलर, बी की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोलर। अब ये ए और बी रिएक्शन करेंगे और इससे जब सी बनाएंगे तो ये देखा जाएगा कि दिए गए समय में इनकी मोलरता में या इनकी सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो वेग को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये डेल्टा सी क्या बता रहा है, C2 माइनस C1 की अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो देखें अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता ये सांद्रता में परिवर्तन को दर्शा रहा है, T2 माइनस T1 दर्शा रहा है समय में परिवर्तन। ठीक है, तो डेल्टा सी यहाँ पर कि ये सांद्रता के परिवर्तन को बता रहा है, डेल्टा टी समय में परिवर्तन को बता रहा है। अब देखें यहाँ पर हमने प्लस और माइनस लिखा है, तो इनिशियल में क्या रहा होगा कि रिएक्टेंट ए के 10 मोल है, बी के 2 मोल है। अब जैसे ए और बी के मोल आपस में रिएक्ट करेंगे तो समय के साथ ए और बी के मोल घटेंगे और ए और बी के मोल घटेंगे तो उससे ए और बी की सांद्रता में परिवर्तन आएगा। और जब हम किसी अंतिम समय में देखेंगे कि मान लो 10 सेकंड के बाद आपको रिएक्शन का रेट मेजर करना है, तो 10 सेकंड के बाद क्या होगा, ए और बी के मोल तो घट चुके होंगे। मान लो 10 सेकंड के बाद ए के मोल जो बचे वो कुछ 8 मोल बचे और बी के कुछ मोल बचे 1 मोल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई अब हमें अंतिम सांद्रता निकालनी पड़ेगी। तो अंतिम सांद्रता निकालने के लिए जो C1 का मान आएगा, जो C2 का जो मान आएगा वो C1 से कम होगा। तो C2 माइनस C1 जो है वो नेगेटिव आएगा। तो देखें एक बार कि नेगेटिव आएगा, इसमें नया पेज किसे ऐड करेंगे यहाँ पे,
ये इस वाली साइड में, हाँ इस वाली, इसमें, हाँ कर दो कर दो। तो देखें अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि भाई हमें R बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आप ये देखें कि मैंने एग्जांपल आपको दिया, A प्लस बी, इनकी आपने रिएक्शन करवाई और इससे आपने C बनवाया। हम देख रहे हैं प्रारंभिक समय में t बराबर 0 पर A के हमने 10 मोल लिए और B के जो है हमने मान लो 2 मोल लिए, और अभी उत्पाद तो बना ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना प्रारंभिक में उत्पाद तो बनेगा ही नहीं। अब किसी t बराबर t समय पर मान लो t बराबर 10 सेकंड के बाद आप देखना चाह रहे हैं कि इनकी सांद्रता में कितना परिवर्तन आया। तो आपने क्या, अगर 10 सेकंड के बाद जो A के मोल बचे में मान लो वो 8 है, या ऐसा करें कि 8 की जगह आप ये मान लें कि इसके जो बचे हुए मोल हैं वो कुछ 9 है, B के बचे हुए मोल 1 है और C का 1 मोल बना। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर, और ये पात्र का तो आयतन जो है वो हमने 20 लीटर लिया, तो A की प्रारंभिक सांद्रता 10/20 हमने कहा था 0.5, B की प्रारंभिक सांद्रता हमने कहा था 2/20 0.1। और अब देखेंगे कि 10 सेकंड के बाद A और B के कुछ अमाउंट घट चुके तो C बन चुका है। तो यहाँ पर अब आप ये देखेंगे कि भाई t समय के बाद जो A की सांद्रता है वो कितना हो गया कि A के बचे हुए मोल, A के बचे हुए मोल कितने हैं, A के बचे हुए मोल 9 और आयतन कितना है 20। तो A की सांद्रता कितनी आ गई, CA विल बी 9/20। इसी प्रकार B की सांद्रता कितनी होगी, CD दैट विल बी 1/20। ये इनकी क्या है, ये A की अंतिम सांद्रता जिसको हम C2 कह रहे हैं, ये B की अंतिम सांद्रता जिसको हम C2 कह रहे हैं। A की प्रारंभिक सांद्रता क्या थी, A की प्रारंभिक सांद्रता जिसको हमने CA कहा था, वो हमारे पास कितना आया था 10/20 दैट इज 0.5। तो यहाँ पे आप देखें कि A की प्रारंभिक सांद्रता 0.5 थी, लेकिन अब A की अंतिम सांद्रता 9/20 है जो कि 0.5 से कम है। यानी समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घट रही है, और अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो जब हम यहाँ R बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी निकाल रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पर जो C2 का मान होगा वो C1 से क्या होगा, कम होगा। किसके लिए, ये होगा अभिकारक के लिए। क्यों, क्योंकि समय के साथ अभिकारक के जो मोल हैं वो क्या हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं, और घटते जा रहे हैं तो यहाँ पर C2 की वैल्यू C1 से कम होगी अभिकारक के लिए, और ऐसा होगा तो फिर ये रेट जो है रिएक्शन का रेट वो नेगेटिव आएगा, और रिएक्शन का रेट नेगेटिव आएगा। हम कहते हैं वेग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई -2 मीटर पर सेकंड से मैंने आज ट्रेवल किया। रेट तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वेग हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसके लिए कि जब भी हम अभिकारक के लिए लिखेंगे ऐसा होगा, जीरो नहीं हुआ। सी इनिशियल तो केवल रिएक्टेंट होते हैं ना भाई, जब भी आप रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होता है, प्रोडक्ट थोड़ी होता है। अब आप ए और बी को मिलाओगे तो ए और बी को मिलाने पर थोड़े समय बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सी बनेगा। तो हमने देखा कि 10 सेकंड के बाद ए और बी के मोल एक एक खत्म हो गए और यहाँ पर सी का एक मोल बन गया। इसलिए इनिशियली तो हमेशा प्रोडक्ट का मोल क्या होगा, जीरो ही होगा। अब आप देखें कि हम ये कह रहे हैं कि अभिकारक के लिए हमेशा C2 का मान C1 से कम आएगा, और C2 का मान C1 से कम आएगा तो वेग नेगेटिव आएगा। इसलिए वेग और वेग कभी नेगेटिव वेग हो नहीं सकता। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम अभिकारक के लिए अपने मन से एक साइन लगा देते हैं पॉजिटिव, क्योंकि अभिकारक का वेग जो है वो नेगेटिव है। तो हम क्या लिखते हैं, R बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। ये तो वेग कैसे निकालते हैं, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, लेकिन ये परिवर्तन जो नेगेटिव आ रहा है, परिवर्तन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी तरफ से एक साइन लगा देंगे अभिकारक के। तो अभिकारक का जो रेट है वो हम इस प्रकार से निकालते हैं कि जब भी आपको रिएक्टेंट का रेट निकालना है तो उसको हम क्या लिखते हैं, R बराबर माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी से हम लिखते हैं। और यही चीज अगर हम प्रोडक्ट के लिए करें तो प्रोडक्ट के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम C के लिए लिखते हैं तो C के लिए आप देखेंगे कि C का प्रारंभिक सांद्रता कितना है। तो C का प्रारंभिक सांद्रता अगर हम CI से डिनोट करें तो प्रारंभिक मोल उसके 0 है, और आयतन पात्र का फिक्स है 20, तो प्रारंभिक सांद्रता C की 0 है। अंतिम आप देखेंगे तो अंतिम सांद्रता कितनी होगी कि भाई C के अंतिम मोल का मतलब 10 सेकंड के बाद कितने मोल बन गए,
10 सेकंड के बाद इसके 1 मोल बन गया। 1 मोल अपॉन पात्र का आयतन कितना 20, 1/20 का मतलब कि फाइनल सांद्रता इनिशियल सांद्रता से ज्यादा आ रही है, यानी इसको हम C2 कहें और इसको हम C1 कहें। तो C क्या है हमारा उत्पाद, यानी उत्पाद के लिए हम बात करेंगे तो हमेशा उत्पाद के लिए जो C2 का मान है वो C1 से ज्यादा होगा। तो जब हम उत्पाद के लिए वेग निकालेंगे R बराबर डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, तो वो क्या आएगा वेग, वो पॉजिटिव आएगा। तो उत्पाद के लिए हम क्या लिखते हैं, उसको पॉजिटिव लिखते हैं। तो यानी उत्पाद के लिए वेग हमेशा पॉजिटिव आता है, तो उसके लिए हमें अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आता है तो उसके लिए हमें साइन लगाने की जरूरत है। अगर हम दोनों का कंबाइनली देखें, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसमें नेगेटिव लगाया इसमें पॉजिटिव लगाया, या बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो कंबाइनली हम क्या लिखते हैं, आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। प्लस साइन, जब भी हम अभिक्रिया का वेग अगर उत्पाद से लिखते हैं तो प्लस साइन आएगा। अगर आप किसी अभिकारक के द्वारा अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन के साथ। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ बिल्कुल पीडीएफ में आएगा, आप चिंता ना करें, बिल्कुल पीडीएफ में आएगा। चलिए आगे देखें, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसे हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है। अभिक्रिया का वेग आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से हम प्रदर्शित करते हैं, और अभिकारक के लिए हम आर बराबर माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं, और उत्पाद के लिए हम आर बराबर प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो हमने सांद्रता के पदों में बात करी। अगर अभिक्रिया का वेग प्रेशर के पदों में दिया हो कि आपके पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में जो स्पीशीज है, प्रजातियां हैं, वो किस प्रकार की हुई, वो गैसीय प्रकार की हुई, तो उस केस में फिर हम कि भाई रेट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर उस समय फिर हम ये लिखेंगे कि भी जो अभिकारक अभिक्रिया का जो वेग है वो किस प्रकार से लिखेंगे, वो दाब के पदों में लिखेंगे। तो मान लो आपके पास रिएक्शन जो है वो इस प्रकार से है कि आपने क्या किया कि इस बार आपके पास अभिक्रिया जो है उसमें गैसीय अभिक्रिया, उस अभिक्रियाओं में आपको दिया हुआ है ए और बी अभिकारक के जो उनके दाब दिए गए, तो यहाँ पर दाब में परिवर्तन नापा जाएगा। तो अगर रिएक्शन में सांद्रता की बात की है तो सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन ये वेग हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन में सांद्रता ना देके वो क्या दे दे, दाब दे दे, तो फिर हम दाब में परिवर्तन नापते हैं। तो जब दाब दिया जाए तो दाब में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, वही प्लस साइन उत्पाद के लिए और नेगेटिव साइन अभिकारक के लिए, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, उस प्रकार फिर हम वेग अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। तो सांद्रता के पदों में तो हम निकालते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से, प्लस साइन उत्पाद के लिए, नेगेटिव साइन अभिकारक के लिए। और जब दाब दिए हूँ गैसीय अभिक्रिया हो जिसमें जितने भी अभिकारक उत्पाद हैं सब गैसीय अवस्था में है, तब हम वेग कैसे मेजर करते हैं कि भाई दाब में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। प्लस साइन किसके लिए, कि प्लस साइन तो आपका है उत्पाद के लिए और नेगेटिव साइन अभिकारक के लिए। अंतिम प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अब देखो कि कभी कभी क्या होगा कि आपको ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से वो कंपेयर करवा लेगा कि भाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी को कन्वर्ट करो किसमें, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में, या डेल्टा पी में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी में कन्वर्ट करवा लेगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखनी होगी कि वो परिवर्तन करवा सकता है, या हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके लिए, गैसीय अभिक्रियाओं की। और ये हमें पता है गैसीय अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है।
पीवी इक्वल टू एनआरटी में हम क्या लिख सकते हैं कि पी बराबर एन अपॉन वी इंटू आर। पी क्या बता रहा है, गैस का प्रेशर, वी क्या बता रहा है, गैस का आयतन, गैस एन बता रहा है गैस के मोल, आर बता रहा है गैस नियतांक, टी यानी तापमान। तो पी बराबर एन बाई वी इंटू आर टी। और हम अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि भाई सी जो है वो क्या लिख सकते हैं, मोल बटा आयतन, इसको हम सांद्रता कहते हैं। तो हमने मोल बटा आयतन को यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, इसको लिख दिया सी इंटू आर टी। तो पी इक्वल टू सी इंटू आर टी। तो सांद्रता का वैल्यू क्या आ गया प्रेशर के पदों में, सी बराबर पी बटा आर टी। सी बता रहा है गैस की सांद्रता को, पी बता रहा है गैस के दाब को, आर गैस नियतांक है, और टी जो है वो तापमान है केल्विन में। फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी तापमान रखेंगे तो केल्विन में। तो यहाँ पर अब हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो कितना आएगा कि भाई आर बराबर, अभी हमने क्या डिफाइन किया था कि जब हम सांद्रता के पदों में लिख रहे हैं तो आर बराबर लिख रहे हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये समय, ये सांद्रता में परिवर्तन, ये समय में परिवर्तन। और सी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं कि सी का वैल्यू पी अपॉन आर टी है। इसको मैं यहाँ पे रख दूं सी की जगह, कि सी का मान यहाँ पर रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा सी की जगह हमने रख दिया तो देखिए डेल्टा, और उसके बाद मैंने सी में रखा इसका मान, कि भाई सी का मान आपके पास पी अपॉन आर टी है, यहाँ रख दें कि डेल्टा के अंदर पी अपॉन आर टी, और नीचे आ जाएगा क्या, डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया, अब हमें पता है आर एक नियतांक है, ये तो यूनिवर्सल नियतांक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पर बात होगी, जैसे हमने पहले भी कहा था कमरे के ताप पर बात की जा रही है तो कमरे का ताप या जो भी तापमान पर बात की जा रही है। अब हमने आर और टी दोनों नियतांक है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेल्टा के बाहर आ जाएंगे। तो 1/RT, और अंदर क्या बचेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और रिएक्शन का रेट आप देखें, आर बराबर 1/R इंटू टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे निकाला कि हमने सांद्रता से प्रेशर के पदों में दर निकाल ली, तो अगर हमें कभी कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट भी हम कर सकते हैं। ये जो आर है यहाँ पर, ये वाला आर, ये किस में है, ये सांद्रता के पदों में है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/R इंटू टी, और ये क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये वाला दर किस में है, ये वाला दर है सांद्रता के पदों में। ये दर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं सांद्रता के पदों में दर। ये क्या है, सांद्रता के पदों में दर। जबकि ये वाली दर क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये बता रहा है दाब के पदों में दर, कि भाई दाब के पद में जो दर है वो कितनी है। तो यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी अगर आप देखें, ये सांद्रता के पदों में दर को प्रदर्शित कर रहा है, ये दाब के पदों में। अब अभी कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में दे दिया भाई सांद्रता के पदों में दर इतनी है, दाब के पदों में निकालो, तो हम क्या कर देंगे, आर इंटू टी से गुणा कर देंगे उसके बदले जाके, तो ये आ जाएगा। या दाब के पदों में दर दे दी, उसको हम आर टी से डिवाइड कर देंगे तो सांद्रता के पदों में दर आएगी। टी टेम्परेचर क्वेश्चन में आपको दिया होगा जनरली 298 केल्विन, नहीं दिया है तो आपको लेना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या जो क्वेश्चन में दिया है वो लेना है, अगर नहीं अगर दिया है तो। और आर का वैल्यू जो है, ये ध्यान रखें प्रेशर जो है यहाँ पर, ये प्रेशर में परिवर्तन हम एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं, तो आर का वैल्यू आपको यहाँ एटमॉस्फेयर वाला यूज करना है, ये वाला 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वाला आर का वैल्यू जो है वो यहाँ यूज किया जाएगा। ये बेटा ध्यान रखें, यहाँ पर केल्विन की घात -1 है, मोल की घात -1 है, लीटर एटमॉस्फेयर इनकी घात +1 आर के दो वैल्यूज हो रहे, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये वाला भी है, लेकिन ये वैल्यूज जो है ये हमारे पास इस चैप्टर में काम नहीं आएगी आर की वैल्यू, ये हमारे पास अदर चैप्टर्स में काम आएगी या कहीं आगे जाके काम आएगी। हाल फिलहाल जो हमारे पास आर का वैल्यू है वो यहाँ पर इस चैप्टर में ये वाला काम। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखें, देखो वेग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हमने वेग को दो प्रकार में दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो होता है औसत अभिक्रिया वेग, एक होता है ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। तो देखें औसत अभिक्रिया वेग किसको कहते हैं और ताक्षणिक अभिक्रिया वेग को कहते हैं, किसको कहते हैं। तो देखो औसत अभिक्रिया का वेग का मतलब क्या है कि आप एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग जो है वो मेजर करते हैं।
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बेटा गैस के लिए होता है, ये तो गैस की समीकरण है, तो ये तो सीधा ध्यान में रखना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पर हम गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने गैस के लिए क्या लिख दिया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख दिया। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कि भाई हमने क्या कहा कि वेग जो है वो अभिक्रिया का वेग के आधार पर हमने अभिक्रियाओं को वेग को दो भागों में बांटा है, एक तो औसत अभिक्रिया वेग, एक तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग। तो यहाँ पर औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है वो देखें कि एक निश्चित समय अंतराल में जब आप अभिक्रिया का वेग जो है वो मेजर करते हैं। सर पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला प्लीज एक बार और बताओ बेटा। पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी ये गैसीय अभिक्रिया, जितने भी गैसेस हैं उन गैसेस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी हम यूज करते हैं। जब गैस का प्रेशर बताओ, वॉल्यूम बताओ और गैस का तापमान बताओ, आर बताओ, तो गैस के मोल निकाल सकते हैं यूजिंग एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। तो ये तो सिंपल एक गैसीय आइडियल गैस समीकरण है, तो उसी में सीधा में ध्यान में रखना। आगे देखें, वेग जो है वो दो प्रकार के हैं, एक तो औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग क्या होता है कि मापन योग्य समय अंतराल में अभिक्रिया का जो वेग है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी कैसे आया। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बेटा अभिक्रिया का हम क्या कह रहे हैं कि वेग क्या होता है। वेग ये होता है कि जैसे हमने क्या कहा कि भाई फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो कि आर बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एक्स को आप क्या कहते हो, दूरी में परिवर्तन। डेल्टा टी को क्या कहते हो, समय में परिवर्तन। फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन अभिक्रिया में दूरी थोड़ी तय करते हैं, अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अभिक्रिया में तो हम सांद्रता में परिवर्तन मेजर करते हैं। तो सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा कि अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता अपॉन अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो ये क्या हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी जो है वो हमें क्या बता रहा है, अभिक्रिया का वेग बता रहा है। नाउ देखें, वेग हमने कहा कि दो प्रकार का है, औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग किसको कहा जा रहा है कि मापन योग्य समय अंतराल में जो अभिक्रिया का वेग है उसको ही औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसको हम आर के ऊपर बार से व्यक्त करते हैं। मान लो एक अभिक्रिया ए से बी दी होगी, तो इसके लिए हम औसत अभिक्रिया वेग जो है वो कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ये आर एवरेज बराबर आर बार बराबर ए2 माइनस ए1 अपॉन टी2 माइनस टी1। तो बेटा जो भी हमने R बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, वो तो एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन था, सामान्यकृत एक्सप्रेशन था। अब हमने रिएक्शन लिख दी A से B, तो हम अभिकारक A की अगर सांद्रता में परिवर्तन लिखे A2 माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, जहां A2 बता रहे T2 समय पर A की सांद्रता, A1 बता रहा है T1 समय पर A की सांद्रता, A2 माइनस A1 बता रहा है क्या, A की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी बता रहा है समय में परिवर्तन, और ए क्या है इस रिएक्शन में, अभिकारक। तो अभिकारक की जब भी रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव के साथ। तो आर बराबर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें औसत अभिक्रिया वेग बता रहा है। तो जो सामान्य तौर पर हम अभिक्रिया का वेग मेजर करते हैं उसी को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल यानी मापन योग्य समय अंतराल होना चाहिए, कितना भी हो सकता है, 10 मिनट, 10 सेकंड, 15 मिनट, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है। यानी एक निश्चित समय अंतराल में अगर आप रेट मेजर कर रहे हो तो उसी को औसत अभिक्रिया वेग कहा गया है। आर एवरेज से उसको प्रदर्शित किया जाता है, आर बार से लिखा जाता है, और यहाँ माइनस, क्योंकि हम अभिकारक के लिए लिख रहे हैं तो जब भी अभिकारक द्वारा अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो नेगेटिव साइन लिख रहे हैं। और डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, जब भी औसत अभिक्रिया वेग को लिखोगे हमेशा डेल्टा से प्रदर्शित करोगे, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। एक निश्चित समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग मापना अभिकारक या उत्पाद द्वारा, वो हम कह रहे हैं औसत अभिक्रिया वेग। अगर यहाँ पे हम बी द्वारा लिखें तो बी के लिए आर एवरेज क्या हो जाएगा कि बी के द्वारा आपको अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो आर एवरेज बराबर आर इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब बी जो है उत्पाद है, इसलिए उत्पाद के लिए मैंने नेगेटिव नहीं लिखा। टाइम आप किसी में भी ले सकते हैं, सेकंड, मिनट, आवर, किसी में ले सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर उत्पाद के लिए जब भी वेग लिख रहे हैं तो बी यहाँ पर उत्पाद है, इसके लिए प्लस साइन के साथ लिखेंगे। तो बी की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय परिवर्तन, ये हम एवरेज जो है ये बी के लिए लिख रहे हैं। ये बी का एवरेज रेट, ये ए का एवरेज रेट, इन दोनों से ही हम अभिक्रिया का एवरेज जो है लिख रहे हैं।
किसके लिए लगाते हैं, मतलब रिएक्शन का वेग निकालने के लिए लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं रिएक्शन का एवरेज वेग, औसत वेग निकालते हैं एक निश्चित समय अंतराल में, और जो सामान्य तौर पर वेग निकाला जाता है उसी को औसत अभिक्रिया वेग कहते हैं। आगे देखें, अगला वेग जो है हमारे पास ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। वेग दो प्रकार के हैं, ये हमने औसत अभिक्रिया वेग देखा, अब हम देखेंगे ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। अच्छा, इसका ग्राफ भी देख लें औसत अभिक्रिया वेग का। ये देखो T1 समय पर जब अभिकारक की, भाई हमने कहा ये अभिकारक है A से B, यहाँ पर T1 समय पर इसकी सांद्रता A1 थी। अब समय के साथ अभिकारक क्या होगा, हाँ इनके क्वेश्चन भी करवाएंगे अभी। T1 समय पर A1 इसकी सांद्रता है, अब समय के साथ अभिकारक घटेगा, और T2 समय पर हमने देखा कि जैसे जैसे समय पास हुआ A की सांद्रता घट के A2 रह गई। तो समय अंतराल क्या हो गया, कि समय अंतराल T2 माइनस T1 ये समय अंतराल हो गया। इसमें सांद्रता में परिवर्तन कितना आया, इतना परिवर्तन आया। तो यहाँ पर एक निश्चित समय अंतराल, तो यहाँ पर निश्चित समय अंतराल कौन सा हो गया, कि निश्चित समय अंतराल यहाँ पे जो है अंतिम समय T2 माइनस T1 ये समय अंतराल है यहाँ पर डेल्टा। और इसी समय अंतराल में हम क्या कर रहे हैं, हम सांद्रता में परिवर्तन देख रहे हैं, जो कि कितना है A2 माइनस A1, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, डेल्टा A से। और ये वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है, वेग नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लिखा है, R बराबर माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ताकि वेग अपने आप पॉजिटिव आ जाए। आ रही बात समझ में। तो ये जो नॉर्मली हम रेट लिखते हैं वही क्या होता है, औसत अभिक्रिया वेग होता है। बस यहाँ पे समय अंतराल जो उसका एक मापन योग्य समय अंतराल होना चाहिए, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखें, अगला हम देख रहे हैं ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। ताक्षणिक अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया के दौरान किसी भी क्षण पर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। ए से बी अभिक्रिया के लिए आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, और इस रिएक्शन में आपको ये देखना है कि किसी क्षण पर कि भाई क्या होगा, कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घट रही है। मान लो प्रारंभिक t बराबर 0 जब था, यहाँ पर A की सांद्रता इतनी थी, समय के साथ ये सांद्रता घटती गई। अब आपको क्या देखना है कि किसी t समय पर मेरे को देखना है कि इस t समय पर इस अभिक्रिया की वेग कितनी है। तो एक निश्चित समय पर कि मुझे 10वें सेकंड में निकालनी है कि 10वें सेकंड में अभिक्रिया की रेट कितनी है, या 12वें सेकंड में अभिक्रिया की रेट कितनी है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे रेट निकालना, एक पर्टिकुलर क्षण पे रेट निकालना, उसी को कहा जाता है ताक्षणिक अभिक्रिया वेग। यानी जो अभी हमने आर एवरेज पढ़ा है, आर एवरेज में हमने क्या लिखा था कि ए का जो यहाँ पर ए का हमने लिखा था कि भाई ए का वेग क्या है, तो ए का वेग हमने क्या लिखा था, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये क्या था, ये एक निश्चित समय अंतराल में था। अगर इस निश्चित समय अंतराल को हम बहुत छोटा बना दें कि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो फिर ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, ये ताक्षणिक वेग में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। और यहाँ पर फास्ट एंड स्लो की स्पीड तो मेजर करते ही नहीं है बेटा, फास्ट की आप मेजर कर नहीं पाते और स्लो की मेजर नहीं करते, कर सकते हैं लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की भाई बहुत कम टाइम है, तो इसको फिर हम अवकलित फॉर्म में क्या लिखते हैं, दैट इज माइनस डी ए बाई डी टी। तो एक पर्टिकुलर समय अंतराल, एक पर्टिकुलर निश्चित सेकंड में आपको निकालने की रेट क्या है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस डी ए बाई डी टी से। और यहाँ पर जिस भी पॉइंट पे आपको निकालने की अभिक्रिया का वेग कितना है, तो उसको हम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, ग्राफ से निकालने के लिए जिस भी पॉइंट पे आपको रेट निकालनी है, उस समय पर आप क्या करेंगे, एक ग्राफ पर एक टेंजेंट बना देंगे, एक स्पर्श रेखा बना देंगे। तो वो जो स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा, जैसे आप देखें इस ग्राफ में मैंने बताया होगा, यहाँ पर देखें ये आपके पास यहाँ पर देखें कि गणितीय रूप से हम क्या करें कि ताक्षणिक वेग बराबर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 औसत वेग। तो हमने कहा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसका अगर हम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करा दे, तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस रेट क्या बन जाएगा, दैट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी। और यहाँ पर b के लिए भी डेल्टा b टेंडिंग टू 0 करा दे तो dt बाई dt बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ताक्षणिक वेग हो जाएगा। ठीक है,
तो ये देखो ग्राफ में अगर हमें बताना है तो ग्राफ में हम कैसे बता सकते हैं कि हमें एक निश्चित समय पे देखना है, इस समय पे रेट कितना होगा। तो रेट इस निश्चित समय पर हम कैसे बता रहे हैं, इस समय हमने एक स्पर्श रेखा बना दी है यहाँ पर इस प्रकार से कि जिस भी समय पर आपको रेट निकालनी है उस पर आपने एक स्पर्श रेखा बना दी। ये जो स्पर्श रेखा यहाँ बताई हुई ये स्पर्श रेखा, और इस पर इसका जो यहाँ पर ढाल होगा कि भाई ये क्या कर रहा है कि एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पर। ये थीटा एंगल जो है इसका टेंजेंट थीटा ले लेंगे। ये जो टेंजेंट थीटा है यही क्या बताएगा यहाँ पर, ये ढाल जो है ये टेंजेंट थीटा ये बताएगा कि हमने लिखा माइनस डी ए बाई डी टी। तो माइनस डी ए बाई डी टी जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है, और अगर ये टेंजेंट थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप रेट निकाल सकते हैं। और यही किसके बराबर है कि ये हमने अभिकारक के पदों में ताक्षणिक वेग लिखा है, और अगर हम उत्पाद के पदों में देखें तो ताक्षणिक वेग क्या हो जाएगा, dv बाय dt। तो ये आपका ताक्षणिक वेग अभिकारक के पदों में, ये उत्पाद के पदों में, ये डिफरेंशियल फॉर्म में यानी अवकलित फॉर्म में इसको लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? आगे देखें, तो बेटा अभी तक का अगर मैं छोटा सा एक बताऊं आपको, अभी तक हम समराइज करें कि मान लो आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें ए से बी आपको रिएक्शन दिया हुआ है। ए आपके पास अभिकारक है, बी उत्पाद है। आपको बोला जाए अभिक्रिया का औसत वेग लिखें, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, आर एवरेज बराबर, अगर हम ए के द्वारा लिखेंगे तो ए के द्वारा क्या हो जाएगा कि माइनस के अभिकारक के लिए माइनस साइन यूज करेंगे, ए की सांता में परिवर्तन तो डेल्टा यूज करेंगे, और सांता में परिवर्तन डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अभिकारक इसलिए माइनस साइन लगा दिया। बी के द्वारा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये हमने अभिक्रिया का औसत वेग लिखा, ये हमने अभिकारक के पदों में लिखा है, अभिकारक के लिए नेगेटिव साइन लगा दिया। उत्पाद के पदों में लिखना है तो हमने पॉजिटिव साइन लगा के लिख दिया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो ये औसत अभिक्रिया वेग हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ताक्षणिक वेग लिखना है तो ताक्षणिक वेग को हम प्रदर्शित करें आर इंस्टेंटेनियस से। इसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर एक निश्चित समय अंतराल है डेल्टा टी, लेकिन ताक्षणिक वाले में जो इंस्टेंटेनियस वेग जब लिख रहे हैं तो एक निश्चित समय में या निश्चित क्षण में हम अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि आर एवरेज में जो लगा समय है एक निश्चित समय अंतराल, वो अब एक निश्चित या एक पर्टिकुलर क्षण बन गया है, यानी डेल्टा टी जो है वो 0 हो गया है, कि अंतराल बिल्कुल शून्य अंतराल है, या हम कह सकते हैं अंतराल का कोई मान ही नहीं है। एक निश्चित क्षण में निकाल रहे हैं, 10वें सेकंड में रेट निकाल रहे हैं। तो 10वें सेकंड में स्टार्ट हुआ, 10वें सेकंड में खत्म हो गया, मतलब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो फिर उसको हम अवकलित फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ आर इंस्टेंटेनियस, इसमें माइनस डेल्टा, इस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी में अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दें तो इसको अवकलित फॉर्म में लिखा जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी। अभिकारक है इसलिए हमने नेगेटिव साइन लिख दिया, और इंस्टेंटेनियस वेग को लिखते हैं डिफरेंशियल यानी अवकलित फॉर्म में, और अगर इसको उत्पाद के पदों में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा प्लस dv अपॉन dt। तो अभी तक बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर औसत वेग लिखना है तो उसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, ताक्षणिक वेग लिखना है तो उसको डिफरेंशियल यानी अवकलित फॉर्म से लिखते हैं। यहाँ डेल्टा बता रहा है सांता में परिवर्तन, डेल्टा टी बता रहा है समय में परिवर्तन, यहाँ d बाई dt बता रहा है सांद्रता बटा समय में परिवर्तन। अभिकारक के लिए नेगेटिव और उत्पाद के लिए पॉजिटिव। बस इतना ही अभी तक के लिए आपको ध्यान रखना है। ग्राफ ड्रॉ का भी हमारा इतना काम कुछ आएगा नहीं, बस इतना अगर अभी तक ये आप लिखना यहाँ तक जानते हो कि औसत वेग को डेल्टा से लिखते हैं और ताक्षणिक वेग को अवकलित फॉर्म से लिखते हैं, इतना अगर आप यहाँ तक समझते हो तो आपका काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल सारे अब जो मैं आगे बताऊंगा वहां से स्टार्ट होंगे। यहाँ तक बस आपको औसत वेग और ताक्षणिक वेग प्रदर्शित करना आना चाहिए। क्या सभी बच्चे प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ तक? ग्राफ बस आपको ये देखना है कि ग्राफ को एक बार देख लो, इतना हमारे काम आएगा नहीं। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है। अब इस रिएक्शन में देखें ए और बी जो है वो अभिकारक हैं, और सी और डी जो है, सॉरी पी और क्यू जो है वो उत्पाद। हमने ए और बी का कुछ इनिशियली कुछ अमाउंट लिया होगा, और उस अमाउंट लेने से हमने देखा कि थोड़े समय बाद पी और क्यू के एक एक मोल बन गए। तो यानी आपके पास अभी थोड़ी देर बाद रिएक्शन में क्या क्या प्रेजेंट है,
थोड़ी देर बाद रिएक्शन में ए का 1 मोल प्रेजेंट है, बी का 1 मोल, पी का 1 मोल, क्यू का 1 मोल। ए और बी जो है ये हमारे क्या है, ए और बी जो है दीज आर रिएक्टेंट्स, इनको हम कह रहे हैं कि ए और बी दीज आर अभिकारक, रिएक्टेंट को हम अभिकारक कह रहे हैं। और पी और क्यू क्या है, दीज आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं कि हमारे उत्पाद है। अब रिएक्शन में अभिकारक भी उत्पाद भी है। अब देखो यहां से ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बच्चे के समय में जो आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल उसी से बनेगा, उसी से सारे हम रेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक अगर थोड़ा बहुत आपको कुछ भी रहा, बिल्कुल सब मिलेगा। आप तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर ध्यान देते जाए। अब जो मैं यहाँ पे बताने आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर ए और बी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और ए और बी रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, तो समय के साथ क्या होगा, वो खत्म होगा। तो यहाँ पर हम जितने भी अभिकारक हैं उनके लिए क्या लिखते हैं, विलुप्त होने की दर। तो देखें ए और बी रिएक्टेंट है, ए और बी के हम लिख रहे हैं विलुप्त होने की दर। पी और क्यू क्या है, उत्पाद, उत्पाद के लिए हम एक दर लिखते हैं, क्योंकि उत्पाद क्या होता है, एक अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण होता है, तो निर्माण की दर लिखी जाती है किसके लिए, उत्पाद के लिए। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि अभिकारकों के विलुप्त होने की दर अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करनी है और कैसे निकालते हैं, उत्पाद के बनने की दर या निर्माण की दर कैसे लिखते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो देखें ध्यान से, जब भी अभिकारक की विलुप्त होने की दर पूछा जाए तो उसको माइनस डी बाई डी से प्रदर्शित कर लें। माइनस डी बाई डी से आप समझ रहे होंगे, अच्छा इसने ताक्षणिक पदों में लिखी है, तो हम ताक्षणिक के पदों में भी लिख सकते हैं और इसको हम उसके पदों में लिख सकते हैं, किसमें, औसत में। तो माइनस डी बाई डी लिखा है तो आप समझ जाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए के विलुप्त होने की दर जो है वो हम डेल्टा की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा से हम समझ जाएंगे, अच्छा ये औसत वेग की बात कर रहा है। डी अवकलित फॉर्म में हम समझ जाएंगे, अच्छा ये कौन सी बात कर रहा है, ताक्षणिक वेग की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर ए के विलुप्त होने का दर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, माइनस डी बाई डी टी से। इसी प्रकार बी के विलुप्त होने की दर प्रदर्शित कैसे करेंगे, माइनस डी बाई डी टी से। अब हम पी और क्यू जो उत्पाद है उनके निर्माण की दर, तो पी के निर्माण की दर क्या हो जाएगी, प्लस डीपी बाई डी टी, और प्लस डी क्यू बाई डी टी जो क्यू के निर्माण की दर हो जाएगी। विलुप्त होने की दर जो है, जो हमने कहा कि माइनस डी ए बाई डी टी से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा बी टी भी लिख सकते हैं। उसको हम शॉर्ट में ए के विलुप्त होने की दर, जब भी कोई अभिकारक का विलुप्त होने का दर लिखेंगे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ डिसोसिएशन, तो शॉर्ट में लिखेंगे आरओडी ऑफ ए। तो जितने भी अभिकारक हैं उनके लिए हम उनका खुद का रेट लिखेंगे कि भाई इस रिएक्शन में एक किस रेट से रिएक्ट कर रहा है, तो वो आरओडी ऑफ ए बन जाएगा। इसी प्रकार बी भी अभिकारक है, उसके लिए भी लिखा जाएगा आरओडी ऑफ बी। तो जितने भी अभिकारक हैं उनके लिए रेट ऑफ डिसोसिएशन यानी उनके विलुप्त होने की दर लिखा जाता है, शॉर्ट में उसको आरओडी ऑफ ए और आरओडी ऑफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने का तरीका माइनस डीबी बाई डी, अगर लिखा है तो इंस्टेंटेनियस यानी ताक्षणिक वेग, और माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या हो जाएगा कि दैट विल बी उसका औसत वेग। आगे देखें, यहाँ पर पी और क्यू जो है वो क्या है, पी और क्यू जो है वो रेट उत्पाद है, तो उत्पाद का क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, तो उनको हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो यानी यहाँ पर इसका रेट ऑफ एसोसिएशन कह सकते हैं या रेट ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें कि यहाँ पर उत्पाद के लिए हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आर ओ ए लिखते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन आप कह सकते हैं आर ओ एफ हमें लिखना चाहिए। तो दिस इज ए की जगह आप कह सकते हैं कि ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी है, तो आर ओ एफ ऑफ पी। और इसी प्रकार यहाँ के लिख सकते हैं आर ओ एफ ऑफ क्यू, यानी निर्माण की दर को, कि जितने भी उत्पाद है उनका निर्माण होता है, और निर्माण के लिए हम क्या लिखते हैं, आर ओ एफ ऑफ पी, आर ओ एफ ऑफ क्यू। तो यहाँ पर उत्पादों के लिए हम निर्माण की दर लिखते हैं, निर्माण की दर को हम शॉर्ट में आर ओ एफ लिख सकते हैं। तो आर ओ एफ ऑफ पी क्या बन जाएगा, प्लस डीपी बाई डी टी, और यहाँ पर क्यू के लिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, दैट विल बी आर ओ एफ ऑफ क्यू एंड दैट विल बी प्लस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो ये उत्पाद के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा जाता है, आर ओ एफ शॉर्ट में लिखते हैं, और अभिकारक के लिए रेट ऑफ डिसोसिएशन आर ओ डी लिखते हैं। अब देखें
इस अभिक्रिया में आप देखेंगे ए बी सी डी सभी का जो रसमीकरण मितिक गुणांक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, उसका भी एक है। तो जब भी ऐसा हो किसी भी रिएक्शन में सभी अभिकारक और उत्पाद के जो गुणांक है, रस समीकरण मितिक गुणांक, अगर वो 1 1 हो तो यहाँ पर उन सभी की दर आपस में बराबर होगी, यानी माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी के बराबर होगा, वही डीपी बाई डी टी के बराबर होगा, वही डी। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई ए और बी मिलके पी और क्यू बना रहे हैं, यानी इनके गुणांक एक एक होने का मतलब क्या है कि जितनी देर में ए का एक मोल खत्म हुआ उतनी देर में बी का एक मोल खत्म हो गया, और उसी से उतने ही समय में पी और क्यू का एक एक मोल बन गया। यानी जब इनके गुणांक सभी के एक एक हैं तो उन सभी की रेट आपस में बराबर होगी, इसलिए हमने लिख दिया माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डीपी बाई डी टी एंड इक्वल टू प्लस डीक्यू बाई डी टी। ये बता रहा है पी के निर्माण की दर, क्यू के निर्माण की दर। टी समय में या एक निश्चित समय अंतराल में जितना पी बना उतना ही क्यू बना, तो पी और क्यू के निर्माण की दर बराबर है, इसलिए हम लिख रहे हैं डीपी बाई डी टी बराबर डीक्यू बाई डी टी। इसी प्रकार एक एक उसी सेकंड में ए और बी के एक एक मोल खत्म हो गए, उनके रेट ऑफ डिसोसिएशन या उनके खत्म होने की दर वो भी क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी बराबर माइनस डी बी बाई डी टी। तो किसी भी रिएक्शन में जब सभी कोफिशिएंट बराबर हो तो उन सभी की रेट आपस में बराबर होती है, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो। ये अभिकारक के खत्म होने की दर, ये उत्पाद के बनने की दर, ये सब आपस में बराबर होंगी, और यही सब आपस में रिप्रेजेंट करेंगी अभिक्रिया का वेग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आरओआर। आरओआर क्या बताता है कि अभिकारक और उत्पाद के प्रति मोल खत्म होने में या बनने में जो समय लगा उसी को हम क्या कह रहे हैं, उसी को आरओआर कह रहे हैं। आरओआर को हम अभिकारक या उत्पाद के प्रति मोल खत्म होने में या बनने में जो समय लगेगा, भाई अभिकारक तो खत्म होगा, तो अभिकारक का प्रति मोल कितने समय में खर्च हुआ, वो अभिकारक वो बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। और अभी उत्पाद के लिए कि उत्पाद का प्रति मोल कितने समय में बना वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब यहाँ पर सभी के गुणांक 1 1 हो, ए और बी पी क्यू सबके गुणांक बराबर हो, तो इन सबकी रेट आपस में बराबर होगी और वही रेट ऑफ रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा। आगे देखें, अब मान लो आपके पास गुणांक जो है वो चेंज हो गए। अब गुणांक जब चेंज हो जाएगा, जैसे ए का गुणांक m1, बी का गुणांक m2, पी का गुणांक n1 और क्यू का गुणांक n2, जब यहाँ पर इस प्रकार से आ जाए तो रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं उसको समझे ध्यान से। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि ए के विलुप्त होने की दर बताओ, तो जब भी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए पूछा है तो विलुप्त होने का दर उसको रिप्रेजेंट करेंगे आरओडी से, और आरओडी ऑफ ए लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। इसी प्रकार आरओडी ऑफ बी माइनस डी बी बाई डी टी। तो जब भी रिएक्टेंट की बात हो रही है तो आरओडी और आरओडी ऑफ ए और बी लिखने का तरीका माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी होगा। निकालेंगे भी ए की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन से। इसी प्रकार बी का रेट भी ऐसे निकालेंगे, बी की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। इसी प्रकार पी और क्यू का जो निर्माण का दर है उसको अगर हम आर ओ एफ या आर ओ ए से लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, डीपी बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी से। लेकिन ये किसके लिए है कि अभी जब हमने अभिक्रिया में ए के m1 और बी के m2, ये जो आरओडी ऑफ ए लिखा है माइनस डी ए बाई डी टी, ये कब है, जब ए का गुणांक m1 है, यानी m1 मोल के लिए ए का रेट, ए का विलुप्त होने का दर है माइनस डी ए बाई डी टी। लेकिन अगर हम ए का 1 मोल का रेट लिखें तो m1 मोल का रेट माइनस डी ए बाई डी टी है, तो 1 मोल का कितना आ जाएगा, उसको m1 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार b का जो रेट लिखा है, b का विलुप्त होने का दर वो क्या है, माइनस db बाई dt, लेकिन यहाँ b का गुणांक क्या है, m2, तो m2 मोल के लिए माइनस db बाई dt। पर अगर हम प्रति मोल देखें, क्योंकि रिएक्शन का रेट तो प्रति मोल ही लिखा जाएगा, आप चाहे अभिकारक a से लिखें, चाहे b से लिखें, चाहे p और q से लिखें, तो b के लिए क्या हो जाएगा कि m2 मोल्स के लिए माइनस db बाई dt, 1 मोल के लिए 1 अपॉन m2 माइनस db बाई dt। इसी प्रकार यहाँ p और q जो है उनका रेट हमने लिखा dp बाई dt और dq बाई dt से, लेकिन ये किसके लिए, ये n1 मोल, क्योंकि उसका गुणांक n1 है, तो हमने यहाँ 1 मोल के लिखने के लिए उसको n1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ n2 से डिवाइड कर दिया।
तो ध्यान रखें, हम एक एक मोल अभिकारक या उत्पाद द्वारा ही अभिक्रिया का रेट लिखेंगे। ये सब आपस में ये 1/m1 माइनस da/dt ये बता रहा है रिएक्शन का रेट, ये भी रिएक्शन का रेट। ये रिएक्शन के रेट को कैसे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इन सभी को डिवाइड किया है इनके गुणांक से। देखें आप, यहाँ पर हमने माइनस da/dt को किससे डिवाइड किया, m1 से। क्यों, क्योंकि m1 क्या है, a का क्या है, वो गुणांक है। a के गुणांक को अगर हम डिवाइड कर दें कि भाई माइनस da/dt को उसके गुणांक से डिवाइड कर देंगे, तभी तो वो रेट प्रति मोल आएगा। और प्रति मोल अभिकारक का जो रेट है वही रिएक्शन के रेट को बता रहा है। इसी प्रकार b का गुणांक m2 है तो हमने m2 से डिवाइड कर दिया, अब ये अभिक्रिया के वेग को बता रहा है। p का गुणांक n1 है तो हमने dp/dt को n1 से डिवाइड कर दिया, q का गुणांक n2 है तो हमने n2 से डिवाइड कर दिया, ROR। तो ये सब ROR को बता रहे हैं, तो इनको सबको हम कंबाइन करें तो यहाँ से ROR क्या बन जाएगा, ROR विल बी इक्वल टू, इन सबको बराबर कर दें 1/m1 और ये बन जाएगा साथ में क्या, माइनस da/dt इज इक्वल टू 1/m2 ब्रैकेट में माइनस db/dt इज इक्वल टू 1/n1 प्लस dp/dt और इज इक्वल टू लास्ट में क्या बचा, इक्वल टू 1/n2, ये वाला जो है 1/n2 dq/dt। तो अभिक्रिया का दर जो है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं, किससे, अभिकारक या उत्पाद द्वारा। ठीक है, देखें आगे, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 1/m1 माइनस da/dt, 1/m2 माइनस db/dt, 1/n1 माइनस dp/dt, 1/n2 माइनस dq प्लस dq/dt। तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं। तो देखो इन जनरल क्या बन गया कि जो भी ROD ऑफ ROA लिखा है, जैसे हमने क्या कहा, रिएक्शन में A प्लस बी जो है वो P प्लस Q बता रहा था, और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि भाई रिएक्शन में इनके गुणांक क्या थे, A का गुणांक m1a, B का गुणांक m2b, और ये क्या बना रहे थे, n1p प्लस n2q। अगर सिंपल आपसे ये पूछा जाए कि A का विलुप्त होने का दर, ROD ऑफ A बताओ, A का विलुप्त होने का दर, तो आंसर क्या करना है, माइनस da/dt। अगर A का विलुप्त होने का दर पूछा है तो ये, लेकिन माइनस da/dt से बताए रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो हमें बताए कि जो ROD है ये कितने मोल्स के लिए है, ये है m1 मोल्स के लिए, क्योंकि गुणांक क्या है, गुणांक अभी इस रिएक्शन में इसका m1, और जो रिएक्शन का रेट निकलता है वो प्रति मोल निकलता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/m1 और ये बन जाएगा क्या, माइनस da/dt। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ROD को, तो मतलब ROD और डिवाइडेड बाई m1। तो यहाँ देखें कि जब भी अभिक्रिया का वेग निकालना तो कैसे लिखेंगे, अभिकारक की रेट से निकाल रहे हैं तो अभिकारक का ROD निकालो, उत्पाद का निकाल रहे हैं तो उत्पाद का निकालो निर्माण का दर, और उस अभिकारक या उत्पाद का जो भी दर निकाला है उसको अभिकारक या उत्पाद के रस समीकरण मितिक गुणांक से डिवाइड कर दें, तो आपके पास अभिक्रिया का क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो जब भी हम अभिकारक या उत्पाद द्वारा अभिक्रिया का वेग निकालेंगे, तो आप अभिकारक का पहले विलुप्त होने का दर निकालें, या उत्पाद के निर्माण की दर निकालें, और उसको रस अभिकारक या उत्पाद का जो भी रस समीकरण मितिक गुणांक के अभिक्रिया में, जैसे यहाँ AB N1 N2 है, उसको गुणांक से डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अभी रिएक्शन का रेट आ जाएगा, जिसको हम ROR लिख रहे हैं। तो ये अभिक्रिया का वेग जो है वो यहाँ पे ROR। आ रही बात समझिए। और यहाँ पर अभिक्रिया वेग की इकाई हमने क्या कहा कि ROD और ROA, इसको हम क्या लिख रहे हैं कि ROD ROA, कि भाई अभिक्रिया वेग की अगर हम इकाई देखें तो इकाई क्या होगा, तो इकाई आप निकाल सकते हैं कि भाई इकाई आप कैसे निकालेंगे कि भाई डेल्टा C अपॉन डेल्टा T होता है। डेल्टा C क्या बताता है, सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता को हम किस में मेजर करते हैं, मोलरता में। समय में परिवर्तन किसको मेजर करते हैं, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, तो नीचे टाइम आएगा तो मोलरता बटा टाइम। तो ये क्या हो जाएगा कि मोलरता बटा टाइम लिख सकते हैं, या मोलरता को हमने क्या कहा था, मोल बटा आयतन, तो वो क्या हो जाएगा, मोल बटा आयतन को लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और जो नीचे वाला टाइम है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर जाके टाइम इनवर्स, तो यानी क्या बन जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ये वेग का मात्रक हो गया।
अब टाइम किसी में भी हो सकता है, ये सेकंड इनवर्स, सेकंड में है तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा, मिनट में है तो मिनट इनवर्स बन जाएगा, और आवर में तो आवर इनवर्स बन जाएगा। अगर इसी को हम दाब के रूप में लिखें तो दाब के रूप में क्या होगा कि सांद्रता की जगह बस इतना चेंज हो जाएगा कि जो रेट है उसको हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। तो सांद्रता की जगह प्रेशर का पद आ गया, तो अब दाब की जगह दाब आ जाएगा। दाब को अगर हम एटमॉस्फेयर में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर नीचे टाइम जो कि ऊपर जाके इनवर्स, यानी एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर दाब के परिवर्तन को बता रहा है। तो टाइम जो है वो समय के परिवर्तन जो कि नीचे था ऊपर आके घात माइनस हो जाएगी, तो एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स बन जाएगा। या इसी को लिखते हैं कि दाब अगर एटमॉस्फेयर में माप रहे हो तो ये, अगर आप मिलीमीटर में मापते हो तो ये, और बार में मापते हो तो इन तीनों में से हम किसी में माप सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि दाब के रूप में जब आर ओ आर लिख रहे हैं तो उसका मात्रक ये हो जाएगा, और जब सांद्रता के पदों में लिख रहे हो तो ये हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया का मात्रक कभी कभी पूछ लेता है कि अभी जो आर ओ आर है उसका मात्रक बताएं क्या है। तो आर ओ आर यानी हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन का रेट यानी अभिक्रिया का वेग जो है उसकी इकाई, ये सब होती है। क्या ये क्लियर है मात्रक सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देखें आगे, देखें अगली स्लाइड देखें। अब ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को अभी तक भी कोई भी डाउट रहा हो तो वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखे, समझे। आपको सारे जो डाउट्स हैं, एमएम मतलब मिलीमीटर ऑफ एचजी, एमएम का मतलब होता है बेटा मिलीमीटर ऑफ एचजी, ये हम मरकरी के फॉर्म में नापते हैं ना, मिलीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी। दाब को हम एचजी यानी मरकरी के पारे के दाब में, मरकरी के उसमें लिखते हैं ना। अब देखिए अगर यहाँ तक भी किसी बच्चे को डाउट रह गया हो, अगर वो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ ले और उसने बस मेरे को ध्यान से सुना है तो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। तो यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन में अभिकारक N2 का गुणांक 1 है, H2 का गुणांक 3 है और अमोनिया का गुणांक 2 है। इस रिएक्शन में N2 का 1 मोल खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन के 3 मोल खत्म हो रहे हैं और अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। और क्या बोला गया, अभिक्रिया के लिए यदि NH3 के निर्माण की दर 2, यहाँ पे इनटू आएगा, 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर प्रति सेकंड है, तो N2 तथा H2 के लिए विलुप्त होने की दर की गणना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि N2 और H2 इनके विलुप्त होने की दर बताएं, और साथ में ये भी पूछा गया है कि इनकी अभिक्रिया की दर जो है वो भी पूछी गई। तो देखें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि भाई आपको क्या दिया हुआ है, NH3 की निर्माण की दर। तो यहाँ निर्माण को हम लिख सकते हैं ROF से, या जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है हम ROA से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये किसका दिया हुआ है, NH3 का। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन निर्माण की दर किसकी, अमोनिया की, ROF से लिख रहे हैं या ROA से लिख रहे हैं। और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। इसका क्या यूनिट दिया हुआ है, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि लीटर नीचे आएगा, सेकंड इनवर्स, ये हमें दिया हुआ है। और अब हमसे क्या पूछा है, N2 और H2 की विलुप्त होने की दर की गणना ज्ञात करें। तो ये हमारे पास ROF यानी NH3 के निर्माण की दर। तो NH3 के निर्माण की दर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, -dNH3/dt, ये आपको दिया हुआ है, और इसका मान जो है वो 2 × 10⁻⁴। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है N2 और H2 के विलुप्त होने की दर। तो N2 के विलुप्त होने की दर यानी हम लिख सकते हैं ROD ऑफ N2 पूछा है। तो ROD ऑफ N2 आप क्या लिखेंगे, ROD ऑफ N2 will be -dN2/dt, ये N2 के विलुप्त होने की दर, ये हमें निकालनी है। और इसी प्रकार हमसे क्या पूछा है, H2 के विलुप्त होने की दर। तो H2 के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगा, ROD ऑफ H2, और ये कैसे होगा, that will be -dH2/dt। सर कुछ बाद में माइनस प्लस आएगा, तो हमें NH3 के बाद सॉरी यहाँ प्लस आएगा। अब देखें ये आपको दिया हुआ है और हमसे ये पूछा गया है, ये दोनों अभिकारक हैं इसलिए इनके लिए रेट हमने नेगेटिव लगाया है,
और ये उत्पाद है अमोनिया, इसको हमें इसको देखना है। हमें उत्पाद की दर दी हुई है और अभिकारक की दर पूछी है, कैसे निकालेंगे? उसके लिए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप प्रदर्शित करेंगे ROR का एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर ROR कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम ROR को प्रदर्शित कर सकते हैं। ROR will be equals to, और ROR को कैसे प्रदर्शित करेंगे कि भाई ROR will be, सबसे पहले कौन आ रहा है रिएक्शन में? N2 आ रहा है, तो आप लिख दें N2 का दर माइनस dN2/dt। बेटा देख लें, अभी तक अगर किसी को भी अभी छोटा मोटा डाउट भी रह गया तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस स्टेज को ध्यान से समझ लें। यहाँ पर माइनस dN2/dt, आप अभिक्रिया में सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करें, ROR बराबर माइनस dN2/dt। सबसे पहले N2 है तो लिखे N2 का दर, N2 एक अभिकारक है, अभिकारक के लिए क्या आएगा? अभिकारक के लिए रेट ऑफ डिसोसिएशन यानी विलुप्त होने का दर आएगा, और विलुप्त होने का दर क्या होगा? माइनस dN2/dt। लेकिन हम ROR लिखते हैं, और ROR जो है अभिक्रिया का दर जो है वो उत्पाद और अभिकारक के गुणांक से डिवाइड होगा, इनके प्रति मोल के लिए निकाल जाती है। तो N2 का गुणांक कितना है? 1, तो उसको डिवाइड कर दें आगे देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रेट दैट विल बी माइनस dH2/dt, और ये हमने लिख दिया। अगला जो हमारे पास अभिकारक है उसका विलुप्त होने का दर, उसका गुणांक कितना है? उसका गुणांक 3 है, तो आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 3। यहाँ डिवाइड बाई 3 क्यों किया? क्योंकि हम अभिक्रिया का दर लिख रहे हैं, अभिक्रिया के दर में हम जब भी लिखते हैं तो हम गुणांक से डिवाइड करते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या आ जाएगा? आगे हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया का निर्माण का दर यानी dNH3/dt, और ये इसका गुणांक 2 है, तो हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड। अब आपसे क्या पूछा गया है कि आप बताएं नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, तो विलुप्त होने की दर को हम ROD लिख सकते हैं। अच्छा देखो, ये तो हमने ROR का एक्सप्रेशन लिख दिया, ROR न तो हमें दिया है न हमने पूछा है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखें आगे माइनस dN2/dt, ये ROD यहाँ मैंने लिख दिया माइनस DOD/dt को मैंने रिप्लेस कर दिया RODO, क्योंकि दोनों एक ही चीज को बताते हैं। देन माइनस dH2/dt, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये ROD of H2, हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर को प्रदर्शित करता है, तो इसको मैंने लिखा ये ROD of H2 है, लेकिन नीचे क्या है? इसका गुणांक 3, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू dNH3/dt। dNH3/dt किसको प्रदर्शित करता है? ये अमोनिया के निर्माण की दर, जो कि कितनी दी हुई है? उसका मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴, तो उसका मान रख दें 2 × 10⁻⁴, और नीचे डिवाइड बाई 2, तो नीचे कर दें डिवाइड बाई 2। तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आपके पास क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁴। तो यहाँ पर अगर हम ROD of N2 निकालें, इस स्टेप को मैं आगे निकालूं, यही लिख रहा हूँ बेटा, इसको अभी यहाँ पे एरो लगा के। इसके बाद जो अगला स्टेप है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अगर देखें तो ROD of N2 वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10 सीधा 10⁻⁴ के बराबर, और ROD of H2 देखूं तो ROD of H2 के नीचे क्या है? डिवाइड बाई 3 है, वो डिवाइड बाई 3 उधर जाके गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 3 × 10⁻⁴। तो ये आपके पास ROD of N2 आया, और ये ROD of H2। यूनिट यानी मात्रक क्या होगा? मात्रक तो जो यहाँ पर दिया हुआ है वो जो हमने यहाँ पर इसका लिखा हुआ था अमोनिया का, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, वही इनका मात्रक हो जाएगा। इसका हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसका भी मोल प्रति लीटर प्रति। सर एक बार रिपीट क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन हमने किया है। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को डाउट हो, केवल वही बताए, जिनको समझ में आ गया रिपीट कर दीजिए एक बार। वो रिप्लाई नहीं करें कि समझ में आ गया, केवल वही बच्चा रिप्लाई करे कि सर मुझे इस क्वेश्चन में इस स्टेप में डाउट है, वो बच्चा बताए। क्या किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? सर एक बार आपस बता देते हैं, ठीक है? ध्यान से सुने, रिएक्शन दी हुई है N2 + 3H2 गिविंग 2NH3। इस अभिक्रिया के लिए NH3 का निर्माण का दर 2 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो N2 और H2 के विलुप्त होने की दर की। ठीक है बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, देखें
आपको अमोनिया जी का सर। निर्माण का दर दिया हुआ है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का विलुप्त होने का दर बताना है। तो कैसे निकालेंगे कि NH3 के निर्माण की दर को हम क्या लिखते हैं, ROA से प्रदर्शित करते हैं। तो यह हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यह हमें दिया हुआ है दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, या अमोनिया के निर्माण की दर, जिसको हम ROF लिख सकते हैं या जिसको हम ROA लिख सकते हैं। किसका, अमोनिया का। तो ये आपको अमोनिया का निर्माण का दर दिया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है 2 × 10⁻⁴। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि भाई प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो अभी हमने प्रदर्शित करना सीखा था कि अभिकारक या उत्पाद की दर को उनके निर्माण की दर या उनके जो विलुप्त होने की दर है उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में या अवकलित फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि NH3 का सांद्रता में परिवर्तन dNH3/dt। तो dNH3 बता रहा है सांद्रता में परिवर्तन, dt बता रहा है समय में परिवर्तन। तो ये हमें इसकी फॉर्म में लिख दिया। तो dNH3/dt का मान दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का विलुप्त होने का दर। तो ये नाइट्रोजन का विलुप्त होने का दर पूछा है, तो ROD ऑफ N2 ये हमसे पूछा गया है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, -dN2/dt से, और हाइड्रोजन का विलुप्त होने का दर -dH2/dt से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अमोनिया की निर्माण की दर को यूज करके, इसका प्रयोग करके हाइड्रोजन का विलुप्त होने का दर यानी ROD ऑफ H2 और ROD ऑफ N2 निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या किया कि हम इनको आपस में कैसे इनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन जो दी हुई है। इन केमिकल रिएक्शन में N2H2 और अमोनिया, इनके जो गुणांक है उसी से हम क्या कर रहे हैं, इनकी रेट को रिलेट कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले N2 दिख रहा है, तो मैंने लिखा ROR बराबर, सबसे पहले N2 का रेट लिखेंगे तो क्या बनेगा कि N2 का रेट कैसे लिखेंगे, -dN2/dt। माइनस क्यों, क्योंकि अभिकारक के लिए माइनस आता है। और dN2/dt इसको प्रदर्शित करने का तरीका हम क्या लिख रहे हैं, ROR। जब भी ROR लिखते हैं तो जो भी अभिकारक या उत्पाद का दर लिख रहे हैं उसको उसके गुणांक से डिवाइड करेंगे। इसका गुणांक कितना है, 1, तो बटा 1, यानी हमने 1/1 से डिवाइड कर दिया। फिर हम आगे बढ़े 3H2, तो यानी पहले H2 जो है वो अभिकारक है, तो अभिकारक H2 का हमने रेट लिखा -dH2/dt। -dH2/dt केवल अपने आप में बता रहा है हाइड्रोजन के विलुप्त होने की दर, लेकिन हम इसको बराबर किसके कर रहे हैं, ROR। तो ROR के बराबर कर रहे हो तो गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा। H2 का गुणांक कितना है, 3, तो हम क्या कर रहे हैं, बटा 3। और इसी प्रकार अमोनिया का जो है रेट, वो अमोनिया का रेट कैसे प्रदर्शित करेंगे, dNH3/dt से, और dNH3/dt उसका गुणांक साथ में क्या है, 2, तो हम गुणांक 2 से डिवाइड करते हैं। ये तो सबसे पहले हमने लिखा ROR का एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो आप देखें कि क्या मुझे नाइट्रोजन का विलुप्त होने का दर दिया हुआ है, नहीं वो तो पूछा है। क्या मुझे हाइड्रोजन का विलुप्त होने का दर दिया है, नहीं वो तो पूछा है। मुझे अमोनिया का निर्माण का दर दिया हुआ है, लेकिन ROR के एक्सप्रेशन में क्या आता है, dNH3/dt के साथ 2 भी आ रहा है। तो जो हमें दिया हुआ है केवल उसका मान रख दिया कि हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या अमोनिया के निर्माण का दर दिया हुआ है, तो वो हम क्या लिखेंगे, उसको हम ROA या ROF से प्रदर्शित कर रहे हैं और dNH3/dt लिख रहे हैं। तो dNH3/dt का केवल मान दिया हुआ है, वो मैंने रख दिया 2 × 10⁻⁴। गुणांक नीचे 2 अपने आप जो है वो तो 2 डिवाइड में रहेगा, तो वो 2 अपनी जगह है। तो dNH3/dt का मान मैंने विस्थापित कर दिया 2 × 10⁻⁴, और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि हम रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं, और रिएक्शन का रेट प्रति मोल अभिकारक या प्रति मोल उत्पाद द्वारा लिखा जाता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर मान रखा 2 × 10⁻⁴, और नीचे 2 से 2 कट गया, तो ये बन गया 10⁻⁴। यहाँ -dN2/dt को विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ROD ऑफ N2 को। -dH2/dt किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ROD ऑफ H2 को प्रदर्शित कर रहा है, तो ROD ऑफ H2 से विस्थापित कर दिया, डिवाइड बाय 3, गुणांक तो एज इट इज रहेगा, और इक्वल्स टू ROA या ROF ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय, ठीक है। अब यहाँ 2 से 2 कट गया, ये 10⁻⁴। अब ROD ऑफ N2, तो ROD ऑफ N2 के नीचे कुछ नहीं है, तो सीधा 10⁻⁴ बराबर ROD ऑफ N2, इन दोनों को बराबर कर दिया, पहले और तीसरे को। फिर अब मुझे ROD ऑफ H2 निकालना है, तो डिवाइड बाय 3 है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 × 10⁻⁴।
तो ये हमारे पास 3 × 10⁻⁴ आ गई। क्या क्वेश्चन नंबर 1 सभी को क्लियर है? अब जिनको नहीं समझ में आया वो पूछें, या Yes, किसी sir. स्टेप में कोई डाउट है तो पूछें। आई थिंक सभी को आ गया होगा। Yes, sir. सर क्लियर है सर, आवाज सी आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ सर, वॉइस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बेटा, अब देखें इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा हूँ। टाइम हो गया। ये अगला क्वेश्चन है कि N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, और इसमें आपको दिया हुआ है अभिक्रिया के लिए NH3 का निर्माण का दर 2 × 10⁻⁴। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है, ये उसका सॉल्यूशन है। यही है ना? देखिए, जो भी मैंने Yes, पूरा sir, सॉल्यूशन वही है। लिख के बताया आपको, सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है कि अभिक्रिया का दर बराबर ये N2 का विलुप्त होने का दर, और N2 का विलुप्त होने का दर, यहाँ पे हाइड्रोजन का विलुप्त होने का दर ये है, इसको गुणांक से डिवाइड किया हुआ है। ये NH3 के निर्माण का दर है, ये इसको 2 से डिवाइड किया हुआ है। N2 का विलुप्त होने का दर 1/2 × 10⁻⁴, ये हमने निकाला 10⁻⁴। ये मीटर प्रति सेकंड नहीं है, ये है मोलरता प्रति सेकंड। मोलरता को हम क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार ये भी क्या है? ये भी मोलरता प्रति सेकंड है, और ये भी क्या है? मोलरता प्रति सेकंड। तो ये जो मैंने आपको बताया है उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। और इसके आगे अगला क्वेश्चन देखें। ये अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि रिएक्शन दी हुई है। ध्यान से देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे अटेंटिव होके देखें। रिएक्शन दिया हुआ है 2A गिविंग 3B + 4C। तो गुणांक, अब हमें समझ में आ रहा है कि यार रेट में गुणांक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिमाग में ये बैठा के चले कि A का गुणांक 2, B का गुणांक 3 और C का 4। B के मोल 10 सेकंड में 10 लीटर पात्र में 6 गुना, यहाँ गुना है, 6 × 10⁻³ से बढ़ जाते हैं। B व C के निर्माण की दर, A के विलुप्त होने की दर तथा अभिक्रिया की दर जो है वो ज्ञात करें, वो कितना होगा, ये हमें यहाँ बताना है। तो देखें, इस रिएक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2A गिविंग 3B + 4C। आपको क्या बोला गया? B के मोल 10 सेकंड में 10 लीटर पात्र में इतने बढ़ जाते हैं। तो B और C के, यानी केवल इस रिएक्शन में हमें B की जानकारी दी हुई है। अब देखो रिएक्शन में क्या हुआ होगा। स्टार्टिंग में क्या रहता है? केवल रिएक्टेंट। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है, क्योंकि अभी आप अभिकारक को मिलाओगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अभी तो स्टार्टिंग में केवल रिएक्शन में रिएक्टेंट ही होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता है। अब रिएक्टेंट को जैसे आप मिलाओगे तो T = 0 पर केवल आपके पास इसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, कुछ ना कुछ मोल होगा, ये प्रेजेंट होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब हमसे क्या बोला गया? 10 सेकंड में, और आपने देखा कि 10 सेकंड के बाद 10 लीटर 10 सेकंड के बाद 10 लीटर पात्र में, यानी जिस पात्र में रिएक्शन हो रही है उस पात्र का आयतन दिया हुआ है 10 लीटर, और B के जो मोल है वो मोल कितने बढ़ जाते हैं? वो इतने हो गए 6 × 10⁻⁻। ये क्या दिए हुए? B के मोल दिए हुए, कितने मोल इसके बढ़ गए। तो B के प्रारंभिक मोल आपसे पूछे कि भाई B के प्रारंभिक मोल कितने होंगे, कि B तो सर प्रारंभिक था ही नहीं, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं इनिशियल, तो B के प्रारंभिक मोल तो सर 0 रहेंगे। अंतिम मोल सर B के ये है 6 × 10⁻³ अब इस रिएक्शन से आपको निकालना है B और C के निर्माण की दर और A के विलुप्त होने की दर और अभिक्रिया की दर। तो आप ये देखें कि अगर मैं लिखूं B की प्रारंभिक सांद्रता, और जिसको अगर मैं B1 से लिखूं तो वो कितनी होगी? B के प्रारंभिक मोल कितने? 0। पात्र का आयतन तो नियत रहता है, वो कितना है? 10। B1 कितना हो गया? 0। ये बता रहा है B की इनिशियल सांद्रता, इसको हम लिख रहे हैं BI का मतलब इनिशियल B की सांद्रता। B की अंतिम सांद्रता का मतलब 10 सेकंड पश्चात वो कितना होगा? वॉइस क्लियर नहीं आ रही। प्रदर्शित कर रहे हैं। B के मोल कितने हो गए? 10 सेकंड के बाद इतने बढ़ चुके हैं, 6 × 10⁻³ वाइब्रेशन की आवाज आ रही है। और मोल को डिवाइड करेंगे आयतन से। पात्र का आयतन तो पहले भी 10 लीटर है, बाद में भी 10 अलग से आवाज आ रही सर। मोल बटा आयतन कितना हो गया? 10। तो ये कितना हो गया? मोल बटा आयतन, यानी 6 × 10⁻⁴। ये क्या हो गया? B की अंतिम सांद्रता। तो ये B की इनिशियल सांद्रता, ये B की प्रारंभिक सांद्रता, ये B की अंतिम सांद्रता 10 सेकंड पश्चात। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि भाई B उत्पाद है, तो उत्पाद के लिए हम ROA लिखते हैं।
तो ROA ऑफ B कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस dB बाई dt, कि केवल उत्पाद के निर्माण की दर उसमें गुणांक से डिवाइड नहीं होता, तो उसमें गुणांक से हम डिवाइड नहीं कर रहे, तो E की सांद्रता में परिवर्तन B2 माइनस B1, तो B2 माइनस B1 अंतिम सांद्रता इतनी माइनस प्रारंभिक सांद्रता 0 डिवाइड बाय समय में परिवर्तन कितना 10 सेकंड, ये 10 सेकंड, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 10 की घात माइनस 5, और यूनिट क्या होगा, ऊपर सांद्रता है तो मोलरता आ जाएगी, नीचे सेकंड में समय तो मोलरता प्रति सेकंड। ये हमारे पास dB बाई dt, यानी ये क्या आ गया, ये हमारे पास B के निर्माण की दर आ गई। अब हमसे A के विलुप्त होने की दर पूछा है, तो A के विलुप्त होने की दर हम कैसे निकालेंगे कि B की रेट आ चुकी है, और B की रेट से हम A और C की रेट निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसको रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे, हम ROR से रिलेट करते हैं। हम लिख सकते हैं ROR बराबर क्या होगा कि सबसे पहले A का रेट लिखा जाएगा, तो A का रेट क्या लिखेंगे, A के निर्माण की दर ROD ऑफ A, या जिसको लिख सकते हैं माइनस DA बाई dt, और गुणांक क्या है 2, तो क्या कर दें ROD बाई A डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, फिर क्या है B का गुण, B आ रहा है, B क्या है उत्पाद के लिए लिखेंगे ROA ऑफ या ROF ऑफ B, गुणांक क्या है डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू C का रेट, तो ROA ऑफ C और डिवाइड बाय उसका गुणांक कितना डिवाइड बाय 4। यहाँ पर अब आपके पास ROA ऑफ B ये आपको दिया हुआ है, इसका मान आप यहाँ रख दें ROA ऑफ B का, और उससे फिर आप A का विलुप्त होने का दर, C के निर्माण की दर और ROR जो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है क्या, कैसे देखें इसको, यहाँ पे मैंने इसका मान रखा, कैसे, यहाँ पे मैंने इसका मान रखा ROR इक्वल टू ROD ऑफ A डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये इसका मान कितना है 6 इंटू 10 की घात माइनस 5 और साथ में डिवाइड बाई 3, और ये किसके बराबर है, यही बराबर है C के निर्माण की दर ROA ऑफ C, और ये किसके बराबर है डिवाइड बाई। अब आपको ये वैल्यू पता है तो आप क्लियरली यहाँ से A के विलुप्त होने की दर निकाल सकते हैं, यहाँ से C के निर्माण की दर निकाल सकते हैं, ये ROR यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या इसको कर लेंगे आप, अब आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्या A का विलुप्त होने की दर ROD आ जाएगा क्या, कितने बच्चे यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बताएं मेरे को, कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, टाइप करके रिप्लाई करें कि सर अब हमारे पास यहाँ से A के विलुप्त होने की दर भी आ जाएगी, B और C के निर्माण की दर भी आ जाएगी, और अभिक्रिया की दर भी आ जाएगी। ठीक है, तो जिनसे हो जाए वो ट्राई करना है ना, बिल्कुल बेटा मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख रहा हूँ, जिनको कोई भी दिक्कत हो तो वो मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा अपना बैच नंबर और नाम जो है वो लिख के भेज देना 9828722930 9828722930 आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत अगर आपको रही हो तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और आपका बैच इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको वहां पर जो और क्लियर, अगर किसी को इसमें डाउट रहा हो मेरा नंबर लिख लें आप 9828722930 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई दिक्कत रही हो, मैं शाम को जो है उस चीज को वापस से अपन एक बार देख लेंगे, अगर आपको आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है। ठीक है, ओके बेटा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है बेटा, बाय सर। सर बिना सुने बात ओके सर, थैंक यू। फिर भी थैंक यू सर। 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 PDF
आ जाएगी बेटा आपके पास, चिंता मत करो, पीडीएफ आ जाएगी। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर बाय। पीडीएफ भेज सर, पीडीएफ भेज देना। क्या करना भी आप बताओ। राम राम। जय माता दी। नया क्लास हटाएंगे निकलेगा। सारे बोलो जय माता दी।